हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 26, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एसी फंडामेंटल के बारे में। तो आगे एक बार और फिर हम लेकर के आए हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल के स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एसी फंडामेंटल को, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईटीआई वाले उन स्टूडेंट के लिए जो आईटीआई से संबंधित किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर हो, डीएमआरसी हो, डीआरडीओ हो, सेल हो, या अन्य किसी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, विद्युत विभाग वगैरह हो, या टेक्निकल हेल्पर राजस्थान हो, किसी भी स्टेट से कोई भी बच्चे हो, वो इस क्लास को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारी चीजें आने वाली है। और एसी फंडामेंटल जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगेन हम लोग लेकर के आए हैं क्लास नंबर 26। यदि आप लोग क्लास नंबर 25 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के चैनल में जाकर के, ऑफिशियल चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग बच्चों बाकी जो लेक्चर्स डले हुए हैं चैनल में, उसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी हमने 25 लगभग 25 लेक्चर हमने ले लिए हैं। 25 लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उनको आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। और यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं बच्चे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करें। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले बच्चों, आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या कवर करने वाला हूं, बता देता हूं आप लोग को। तो आज मैं बताने वाला हूं बच्चों एक्टिव सर्किट क्या होती है, पैसिव सर्किट क्या होती है, और ऑपरेंट पावर क्या होती है। इन दोनों को हम लोग देखेंगे, अर्थात एक्टिव पावर क्या होती है ना, और रिएक्टिव पावर क्या होती है, ऑपरेंट पावर क्या होती है। ये चीजें आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। साथ में बताने वाला हूं बच्चों की पावर फैक्टर क्या होता है, और पावर फैक्टर को हम कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो जो एक्टिव पावर होती है, जो वास्तविक शक्ति होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रन कर रहे होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग कर रहे होते हैं, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री हो, या हम लोग बोलेंगे कि मोटर हमारी जो चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव पावर ही ले रही होती है। क्योंकि एक्टिव पावर जो होती है बच्चों, वो रियल पावर होती है, एक्चुअल पावर होती है, जो कि विद्युत के मीटर रीडिंग में है ना, जो बिजली विभाग का जो मीटर रीडर हमारे पास में मीटर रीडिंग के लिए एक हमारे पास में एनर्जी मीटर लगाया जाता है, उसमें जो पावर एक्चुअली में जो खपत होती है, उसमें जो हमें रीडिंग प्रोवाइड कराता है, वह जो पावर होती है बच्चों कौन सी होती है, एक्टिव पावर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों वास्तविक शक्ति। आई होप समझ में आ गया होगा वास्तविक शक्ति मतलब क्या होता है बच्चों। तो वास्तविक शक्ति का मतलब होता है बच्चों वह पावर, वह रियल पावर जो कि एनर्जी मीटर में उसका हम वैल्यू काउंट कर सकते हैं, एनर्जी मीटर में अपने रीडिंग को शो कर सकता है। जैसे कि हमारा पंखा जो बिजली खपत कर रहा है, वो एनर्जी मीटर में शो हो रहा है कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आ रहा है वो कितने यूनिट आ रहा है। तो वो कौन सी पावर होती है बच्चों, एक्टिव पावर होती है, वास्तविक शक्ति होती है। उसी शक्ति के कारण हम लोग जो है तो एनर्जी मीटर में अपनी रीडिंग को शो कर पाते हैं। ओके बच्चों, फिर इसे हम क्या कह सकते हैं कि यूजफुल पावर होती है, अर्थात हम इसका यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। ओके, हमारे पास दूसरी पावर कौन सी होती है बच्चों, तो हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, अर्थात प्रतिघाती पावर, अर्थात जिसका हम यूज नहीं करते हैं, नाम मात्र की पावर होती है, उसका कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन जो रिएक्टिव पावर है उसका भी सर्किट में होना जरूरी है। इसलिए हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली रिएक्टिव पावर कैसे काम करती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है ना, उसका विद्युत सर्किट में क्या काम होता है, उसको हम मेजर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये सारी चीज मैं आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूं। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों एक ऑपरेंट पावर होती है, जो वास्तविक शक्ति होती है और जो आभासी शक्ति होती है, उन दोनों का जो सम होता है बच्चों, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट पावर, अर्थात आभासी शक्ति, जिसे हम केवल आभास कर सकते हैं। उसे हम ना तो एनर्जी मीटर में रीडिंग के थ्रू काउंट कर सकते हैं, ना उसका यूज कर सकते हैं, केवल उसका आभास किया जा सकता है, अर्थात वह भी विद्युत परिपथ में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, यह हमारे एनर्जी मीटर तक जो सर्विस लाइन आती है बच्चों, वहां पे उसका भी कुछ ना कुछ जो है तो योगदान होता है ना। वो हमें दिखती नहीं, ना हमें हम काउंट कर सकते हैं, ना उसका हम यूज करते हैं, बट वो आभासी शक्ति होती है, ऑपरेंट पावर होती है। उसको भी मैं आज जो है तो डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के सामने। और लास्ट टॉपिक हमारा
आज का रहेगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के महत्व, पावर फैक्टर को हम कम और कैसे ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो उनके कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा पावर फैक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पावर फैक्टर होता एक्चुअली में क्या है, कहां पे उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाली है। ओके बच्चों, तो आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं और इस क्लास में आज आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वास्तविक शक्ति को, कि वास्तविक शक्ति एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर किसे कहते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, वास्तविक का मतलब होता है रियल पावर, और जो इसकी यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, किलोवाट। अर्थात इसकी जो यूनिट होती है बच्चों किसमें होती है, वाट में होती है, बट यूनिट थोड़ा सा क्या होती है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होने के कारण हम लोग उसको मान ली क्या लिखते हैं, मेनली हम लोग किलोवाट पे लिखते हैं। ओके, तो हम लोग किलोवाट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी किलोवाट होती है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा को बच्चों, इसकी परिभाषा क्या कहती है। सबसे पहला क्या काम है बच्चों, कि वास्तविक शक्ति जो होती है बच्चों, यह प्रतिरोध के द्वारा खर्च होती है, इसलिए यह परिपथ में उपयोगी कार्य करती है। अर्थात बच्चों जो हमारे पास में पावर होती है, रियल पावर या एक्टिव पावर जिसे हम लोग बोलते हैं, एक्टिव पावर जो होती है किसके द्वारा यूज की जाती है, किसके द्वारा खर्च की जाती है, प्रतिरोध के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा। रेजिस्टेंस जो हमारे पास में होते हैं उनके द्वारा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा उपकरण, ऐसा डिवाइस, जैसे मोटर जनरेट है ना, मोटर हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसमें हर जगह क्या होता है बच्चों, तार होती है। ओके, यदि तार है बच्चों तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और वही तार क्या करती है, जब करंट वोल्टेज आती है तो वो करंट वोल्टेज अगर हमारे फैन तक जा रही है बच्चों, तो फैन घूम रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वह एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसके कारण होती है तार के कारण, वायरिंग के कारण, चाहे वो क्वाइलिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो कंडक्टर के फॉर्म में हो, चाहे पतली पतली तार के फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अर्थात पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कि यह प्रतिरोध के द्वारा खर्च होती है, इसलिए यह परिपथ में उपयोगी कार्य करती है। अर्थात यह यूजफुल पावर होती है। क्या बच्चों, अर्थात यह यूजफुल अर्थात उपयोगी पावर होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, परिपथ के सभी उपयोगी कार्य जैसे, है ना, परिपथ के जो हमारे पास में घर में है ना, हम लोग क्या करते हैं, बिजली कनेक्शन कराते हैं, लाइट फिटिंग कराते हैं, तो जैसे क्या कह रहा है, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, आप लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं हीटर के साथ में, इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होना। बल्ब का प्रकाश देना, जैसे हमारे घरों में बिजली जलती है ना, बल्ब का प्रकाश देना। मोटर के टार्क मतलब मोटर को घुमाना, मोटर को स्टार्ट करना, है ना, ये आदि सभी कार्य जो होते हैं किसके कारण होते हैं बच्चों, वास्तविक शक्ति के द्वारा होते हैं। अर्थात आपके घरों में जितनी भी चीजें यूज में आती हैं वो सब जो डिवाइस होती हैं बच्चों, वो क्या काम करती हैं, किसको लेती हैं, वह एक्चुअल ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा अर्थात एक्टिव पावर कंज्यूम करती हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, यह पावर जो होती है बच्चों, कौन सी पावर होती है, स्थिर पावर होती है। ओके, स्थिर पावर होती है, अर्थात पावर फैक्टर के परिवर्तित होने पर यह परिवर्तित नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि आप क्या करेंगे कि पावर फैक्टर को कम ज्यादा भी करेंगे, मैंने कल बताया था आप लोग को पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था कि आपको रेफरेंस लाइन लेना है ना, रेफरेंस लाइन लेना है। इस रेफरेंस लाइन में बच्चों क्या होता है, इस रेफरेंस लाइन में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। यदि करंट क्या हो रही है बच्चों, करंट अगर पीछे जा रही है तो लैग करेगी, करंट आगे जा रही है तो वोल्टेज से लीड करेगी। अर्थात हमने कल ये भी देखा था कि यदि हमारे पास में प्योर कंडीशन है, शुद्ध अगर हमारे पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, तो हम क्या कहेंगे कि करंट जो होती है बच्चों एग्जैक्ट 90 डिग्री लीड करती है। वहीं पे अगर हमारे पास एग्जैक्ट इंडक्टेंस है, इंडक्टिव कॉइल है, कॉइलिंग का फॉर्म है एकदम शुद्ध, तो फिर क्या होगा, जो हमारी करंट होगी बच्चों क्या होगी, 90 डिग्री पीछे रहेगी, अर्थात लैग करेगी। तो डिफरेंस में हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ओके, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट अगर पीछे रहती है ना, किसी भी सर्किट में, जैसे हम लोग बोल दें यहां पे
मैं यहां पे बना के बता दूं आप लोग को कि ये जो हमारे पास में क्या है बच्चों, एक हमारे पास में साइकिल कंप्लीट हो रही है। मान लो करंट है, एसी करंट है ना। अब यदि मैं बोलूं आपको बच्चों कि यहां पे जो है ना, यहां पे जो है क्या हो रहा है कि वोल्टेज और करंट में डिफरेंस देखना आप। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, वोल्टेज जो है पहले पहुंच रहा है और करंट बाद में पहुंच रहा है ना। दोनों स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, शून्य से, लेकिन वोल्टेज पहले पहुंच रहा है, करंट बाद में पहुंच रही है। अर्थात क्या हो रहा है बच्चों कि वोल्टेज जो है ना, ये जो वोल्टेज है हमारा रेफरेंस लाइन में जो वोल्टेज है वो करंट पहले पहुंच रही है ना। अर्थात हम कहेंगे कि वोल्टेज पहले पहुंच रहा है, करंट बाद में पहुंच रही है, ठीक है। अर्थात ये क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगा। वहीं मैं बता दूं आप लोग को कि इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, यदि हमारे पास में करंट पहले पहुंच जाए और वोल्टेज बाद में पहुंचे तो लीडिंग की कंडीशन होगा। अर्थात जीरो से हम देखेंगे कि हमारी करंट पहले पहुंच रही है और वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है बच्चों, पीछे है ना। कितने डिग्री पीछे है, वो हो सकता है कि अगर हमारा शुद्ध सर्किट ना हो तो 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, अन्य डिग्रियां हो सकती हैं। लेकिन अगर प्योर की कंडीशन की हम बात करेंगे तो कल के लेक्चर में मैंने बताया है कि एग्जैक्ट क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री लीड करेगा। तो हमने लीडिंग और लैगिंग देख लिया है। पावर फैक्टर को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर से। अभी हम लोग वास्तविक शक्ति को कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है ना। एग्जाम में बहुत ही जो है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना। और खासकर आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए क्लास रखी गई है ना बच्चों। तो आप लोग को जो है तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई करना है और समझना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि वाट मीटर जो होता है वो परिपथ की वास्तविक शक्ति को ही मापता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वास्तविक शक्ति को कौन मापता है बच्चों। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा वाट मीटर होता है ना, जो वाट मीटर होता है, मैं यहां पे बना के बता दूंगा आप लोग को कि हमारे पास जो वाट मीटर होता है बच्चों, ये जो W होता है बच्चों, है ना, इसकी जो है तो मान लो ये W हो गया हमारा, है ना, ये W हो गया बच्चों हमारा, और ये हमारे पास स्केल है उसकी मेजर करने की। और हमने यहां पे हमने क्या किया, एक नीडल लगा दिया, है ना, एक जो है तो हमने नीडल लगा दिया, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों कि स्विच हमने लगा दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो यह बता देगा काउंट करके कि उसमें कितनी पावर आ रही है। ये वाट मीटर हो गया। तो ये जो वाट मीटर मेजर करता है बच्चों, जो हमें काउंट करके बताता है, मेजर करके बताता है, माप करके बताता है, तो किस प्रकार की पावर को बताता है, तो हम बोलेंगे ये हमेशा वास्तविक शक्ति अर्थात एक्टिव पावर को मेजर करता है या मापता है। ओके बच्चों, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाट मीटर जो होता है वो केवल और केवल वास्तविक शक्ति को ही मापता है। ओके, अब हम देख लेते हैं बच्चों सूत्र के बारे में। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि एक्टिव पावर का सूत्र बताइए। ओके, एक्टिव पावर का सूत्र बताइए या वास्तविक शक्ति का सूत्र बताइए। कई बार एग्जाम में आ चुका है, लाइनमैन के, असिस्टेंट लोको पायलट के, है ना, और डीआरडीओ डीएमआरसी में हर बार आ चुका है कि वास्तविक शक्ति का सूत्र बताइए। तो हमें इसको याद रखना है बच्चों, इसीलिए मैं इसको रेड में मार्क करूंगा बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, कि जो इसकी पावर का सूत्र होता है बच्चों, जो एक्टिव पावर का सूत्र होता है वो P बराबर VI cos phi होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोवाट में होती है। नेक्स्ट, हम इसी को दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, किलोवाट बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, KVA cos phi। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा बच्चों, तो आप लगाओगे P बराबर VI cos phi लगाओगे। ओके, और यदि आपको कहां पे सर्किट में, परिपथ में आपको पावर फैक्टर के साथ में कोई वैल्यू ज्ञात करना है तो जनरली कौन सा लगाया जाता है, KW बराबर KVA अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर। मतलब जिस परिपथ में वोल्टेज भी हो और करंट भी हो और वहां पावर फैक्टर भी हो, उन तीनों को फाइंड करने के लिए, उन तीनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, KVA cos phi का उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो ये दोनों सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि वास्तविक शक्ति के हैं। ओके बच्चों, तो हमने देख लिया कि एक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर कैसे काम करती है। तो हमने देख लिया बच्चों कि वह प्रतिरोध के द्वारा खर्च होती है, इसके लिए परिपथ में, है ना, यह परिपथ में उपयोगी कार्य करती है, अर्थात यह यूजफुल पावर होती है। ओके,
सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, परिपथ के सभी उपयोगी कार्य, जैसे घर में ऊष्मा उत्पन्न होना। ऊष्मा का मतलब होता है कि बाल्टी में आप क्या करो, बाल्टी में आप क्या करो बच्चों, एक हीटर लगा दो, पानी आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट में 10 मिनट में गर्म हो जाता है, उसमें ऊष्मा जनरेट होती है बच्चों। इलेक्ट्रिक प्रेस, आप कपड़े को प्रेस करते हो ना, उसमें हमने जैसे कनेक्ट किया तो प्रेस गर्म हो जाता है, अर्थात हीट, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया, जैसे कि ऊष्मा उत्पन्न करना, मोटर का चलना, टीवी का चलना, फ्रीजर का चलना, ये सारे काम जो होते हैं वो वास्तविक शक्ति के द्वारा होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है, यह पावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह पावर स्थिर पावर होती है, अर्थात पावर फैक्टर परिवर्तित होने पर यह परिवर्तित नहीं होती है। और यह वाट मीटर का जो है ना, जो वाट मीटर होता है बच्चों, यह परिपथ की वास्तविक शक्ति को ही मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि रिएक्टिव पावर क्या होती है और वो कैसे काम करती है, उस चीज को भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है और यह क्लास जो है बच्चों आप लोग के सारे डाउट क्लियर करने वाली है। जितने भी आपके डाउट होते हैं वो सारे डाउट आप लोग को क्लियर कर दूंगा यहां पे। ओके, तो आप लोग को बच्चों अगर कहीं भी दिक्कत आए, है ना, कहीं भी अगर दिक्कत आए मेरी वीडियो में, कहीं भी लेक्चर में आपको समझ में ना आए बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको फिर से आप लोग को बच्चों क्या करूंगा, समझा दूंगा। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, रिएक्टिव पावर। ओके, प्रतिघाती शक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इंग्लिश में बता दो बच्चों, REACTIVE पावर। ओके, बहुत सारे बच्चों का कमेंट मेरे पास आया था कि बच्चे सर आप जो है तो इंग्लिश में जो लिखते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। तो बच्चों आप लोग को मैं क्या करूंगा, जितना भी इंग्लिश में वर्ड लिखूंगा उसको मैं एक एक स्पेलिंग बता दिया करूंगा, तो आप लोग जो है तो उसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमने एक्टिव पावर में देखा था कि जो इसकी यूनिट हो रही थी, इकाई हो रही थी, क्या हो रही थी बच्चों, KW। अब यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों क्या होती है, हम लोग बोलेंगे kVAR। ओके, ये हमारी होती है बच्चों किलो वोल्ट एम्पियर, और रिएक्टिव kVAR जो की इकाई होती है किसकी, प्रतिघाती शक्ति अर्थात रिएक्टिव पावर की। ओके, अब हम इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं बच्चों कि इनके कौन कौन से पॉइंट्स है, कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसका, यह अनुपयोगी है ना, यह है अनुपयोगी बच्चों, अनुपयोगी जिसका यूज नहीं होता है ना, अनयूजफुल पावर होती है, पावर होती है। ओके बच्चों, तो यह अनुपयोगी अर्थात अनयूजफुल पावर होती है, जिसका परिपथ से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसका किसी लाइट से, बल्ब से, पंखे से, मोटर से, मशीन से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों। इसका यूज हम लोग जो है तो नहीं करते हैं, अर्थात इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अनयूजफुल पावर बोलेंगे। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इसका क्या कहता है, यह परिपथ में कोई भी कार्य नहीं करती है। ओके, यह है परिपथ में कोई भी कार्य, ओके, कोई भी कार्य नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह परिपथ में कोई भी कार्य नहीं करती है, क्योंकि यह पावर खर्च नहीं करती है। क्योंकि, है ना, क्यों यह परिपथ में कार्य नहीं करती है बच्चों, क्योंकि यह पावर खर्च नहीं करती है। ओके ओके बच्चों, क्या कह रहा है, अनयूजफुल पावर है, यह परिपथ में कोई कार्य नहीं करती है। क्यों कार्य नहीं करती है, क्योंकि ये पावर ही खर्च नहीं करती है। जब पावर ही खर्च नहीं करेगी तो परिपथ में क्या काम करेगी, ये कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, परिपथ में प्रतिघात होते हैं इसलिए पावर स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रेड से लिख रहा हूं बच्चों। क्या कह रहा है कि परिपथ में
परिपथ में प्रतिघाती मतलब रिएक्टिव पावर है ना, प्रतिघाती शक्ति अर्थात रिएक्टिव पावर ओके, रिएक्टिव पावर होती है ना, रिएक्टिव पावर होती हैं, इसलिए परिपथ में प्रतिघाती शक्ति है ना, प्रतिघात होता है। मैं फिर से इसको लिख दूं, इसको फिर से आप समझ लेना। परिपथ में प्रतिघात होता है बच्चों, एक्चुअली प्रतिघात होता है, इसलिए रिएक्टेंस, प्रतिघात को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिएक्टेंस होता है, ऑलरेडी रिएक्टेंस उसमें होता है, इसलिए क्या कहता है, इसलिए यह पावर स्वतः या स्वयं हम बोल सकते हैं, स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। ओके बच्चों, तो परिपथ में क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, प्रतिघात होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, यह पावर जो है स्वतः ही अपने आप ही क्या होता है, उसमें उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण होती है बच्चों, तो ये भी हम देख लेते हैं। जो हमारे पास में एक्सेल होता है, एक्सेल का हमने फॉर्मूला बताया था, एक्सेल बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई FL है ना, 2 पाई FL, और हमने बताया था XC बराबर क्या होता है बच्चों, 1/2 पाई FC है ना। इन दोनों के कारण क्या होता है बच्चों, इन दोनों के कारण क्या होता है बच्चों, है ना, इन दोनों के कारण ही क्या होता है कि परिपथ में जो है वो प्रतिघात यानी रिएक्टिव पावर उत्पन्न हो जाती है। अब आपसे यदि कोई पूछता है कि परिपथ में जो रिएक्टिव पावर उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, तो हम बताएंगे बच्चों एक्सेल और एक्सी के कारण, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण क्या होता है, परिपथ में रिएक्टिव पावर उत्पन्न हो जाती है, अर्थात प्रतिघाती पावर उत्पन्न हो जाती है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, ना कोई उपकरण चलते हैं, ना हमारी कोई मशीन यूज करती है, कुछ भी नहीं होता है, अननेसेसरी फालतू का जिसका कोई रोल ही नहीं है, वो क्या करती है, परिपथ में उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है बच्चों, लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग जब इंपीडेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इनको, है ना। तो हम लोग पहले अभी ये जान लेते हैं, सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो रिएक्टिव पावर होती है बच्चों वो क्या होती है, अनयूजफुल होती है, जो कि परिपथ में कोई कार्य नहीं करती है, और ये पावर भी खर्च नहीं करती है, क्योंकि कार्य नहीं करेगी तो पावर क्या खर्च करेगी, कुछ नहीं करेगी। परिपथ में प्रतिघात होता है ना, क्या होता है, प्रतिघात अर्थात L, इंडक्टेंस होता है, इसलिए यह पावर जो है तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। इंडक्टेंस कितने प्रकार से हो सकते हैं, इंडक्टेंस जो है एक्सेल बराबर 2 पाई FL जो होता है वो इंडक्टेंस कहलाता है ना, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और एक्सी जो होता है बच्चों क्या होता है, कल ही मैंने पढ़ाया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इन दोनों के कारण क्या होता है बच्चों, परिपथ में स्वयं ही प्रतिघाती शक्ति अर्थात रिएक्टिव पावर उत्पन्न हो जाती है, जिसकी इकाई क्या होती है बच्चों, kVAR होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि इसे हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं। हम लोग लिखेंगे बच्चों कि इसको हम लोग जो है तो इसको Q से, है ना, Q से प्रदर्शित करते हैं, ये फाई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, फाई लिख देते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब होता है बच्चों कि है ना, हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को V मतलब वोल्टेज, वैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि रिएक्टिव पावर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जो है तो
है ना, इंडक्टेंस को L से, कैपेसिटेंस को C से, वैसे हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है। जैसे मैं वास्तविक शक्ति में बताया था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जो इसका सूत्र होता है क्या होता है, वो होता है बच्चों फाई बराबर VI साइन, है ना, VI साइन फाई होता है। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, KVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, KVA साइन फाई हम लोग लिख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसकी जो इकाई होगी क्या होगी बच्चों, इसकी जो यूनिट होगी वो KVAR में हमेशा लिखा जाता है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। तो आप लोग को ये पॉइंट को याद रखना है, नोट्स में लिखना है बच्चों, और ये सूत्र हमको याद रखना है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका क्या करेंगे बच्चों, इसको यूज करेंगे। अगर आपको पावर फैक्टर के साथ कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको लगा लेंगे, अर्थात दोनों सूत्र को हमको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं बच्चों, कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बच्चों तीसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट पावर। ओके, तो हमने दो पावर को खत्म कर दिया है ना, दो पावर हमने देख लिया है, फटाफट हम ऑपरेंट पावर को देख लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर फैक्टर का महत्व क्या होता है। चलो, तो तीसरा है आभासी शक्ति। ओके, आभासी शक्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑपरेंट पावर। ऑपरेंट पावर, ओके, ऑपरेंट पावर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जो उसकी यूनिट होती है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे हम जो है तो यूनिट लिखेंगे, हम लिखेंगे KVA जो होती है वो ऑपरेंट पावर की यूनिट होती है, अर्थात इकाई होती है। अब हम लोग इसके फटाफट जो है तो पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या कहता है नंबर 1, पहला क्या कहता है बच्चों, यह वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का क्या होता है, परिणामी शक्ति होती है। यह वास्तविक शक्ति मतलब एक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति तथा ओके, यह वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, अभी हमने क्या बोला था, प्रतिघाती शक्ति में लिख सकते हैं, है ना। वास्तविक शक्ति तथा प्रतिघाती शक्ति का परिणामी शक्ति मतलब रिजल्टेंट पावर, है ना, परिणामी शक्ति होती है इसे KVA में मापते हैं, इसे KVA में मापते हैं। ओके बच्चों, तो आभासी शक्ति क्या कहता है, ऑपरेंट पावर क्या होती है कि जो वास्तविक शक्ति होती है तथा जो प्रतिघाती शक्ति होती है बच्चों, उसका परिणामी शक्ति जो होती है, रिजल्टेंट जो पावर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेंट पावर कहते हैं। ओके, प्रतिघाती शक्ति बढ़ने पर, है ना, सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिघाती शक्ति बढ़ने पर पावर फैक्टर का मान घटता है। ओके, घटता है। ओके बच्चों, घटता है।
और आभासी शक्ति का मान बढ़ जाता है, और आभासी शक्ति का मान, आभासी शक्ति का मान बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। आप लोग को फिर से बता दूं मैं, आप लोगों को क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे, क्या कहता है कि जो प्रतिघाती शक्ति होती है उसके बढ़ने पर, प्रतिघाती शक्ति बढ़ने पर पावर फैक्टर का मान घट जाता है ना। जो रिएक्टिव पावर है ना, जो कि हमारी प्रतिघाती शक्ति है उसका मान बढ़ने पर पावर फैक्टर क्या होता है, घट जाता है, और आभासी शक्ति अर्थात अपरेंट पावर क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे समझा दूं आप लोग को, केवीएआर का क्या मतलब है कि प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति मतलब केवीएआर बढ़ने पर जो पावर फैक्टर होता है बच्चों क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जो ऑपरेंट पावर होती है अर्थात केवीए जो होता है बच्चों क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, इस लाइन का मतलब यही है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब केवीएआर बढ़ता है तो पावर फैक्टर कम हो जाता है, जिसके कारण केवीए बढ़ जाता है। ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों इसका थर्ड पॉइंट, है ना, कि क्या कहता है बच्चों, अतः प्रतिघाती शक्ति का मान कम से कम होना चाहिए हमारे लिए, या हमारे परिपथ के लिए, या हमारे उपकरणों के लिए बच्चों इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, है ना, जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है उसका मान कम से कम होना चाहिए, वही हमारे लिए बेस्ट है। वो जितना ज्यादा होगा ना उतना क्या करेगा, पावर को खत्म कराएगा, लॉस कराएगा, बिना मतलब कि हमारे पास रीडिंग आएगी। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या चाहते हैं बच्चों कि, है ना, आता है प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे परिपथ के लिए तभी उपयोगी है यह, है ना, तब इसका का मान क्या हो, कम हो, अर्थात जो रिएक्टिव पावर है बच्चों, है ना, उसका मान जो है कम से कम होना चाहिए। ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो क्या होता है जो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर होता है ना, जो पावर फैक्टर होता है वो कैसे निकल करके आता है ये देख लेते हैं। तो जो पावर फैक्टर होता है बच्चों कैसे निकल करके आता है, के डब्ल्यू अपान क्या होता है बच्चों, के वी ए। ओके, के डब्ल्यू अपान के वी ए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos फाइव बराबर बच्चों यहाँ पे लिखा cos फाइव बराबर क्या होता है बच्चों, एक्टिव पावर, है ना, एक्टिव पावर बटे क्या होता है बच्चों, ऑपरेंट पावर। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं किलोवाट अपान केवीए। ये हमारा ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, तो हम इसको जो है तो हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। पावर तीन प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक होती है ऑपरेंट पावर। जो एक्टिव पावर होती है बच्चों वो कैसे काम करती है, तो जो एक्टिव पावर होती है वो वास्तविक शक्ति होती है, जैसे हमारे घरों में बिजली का चलना, पंखा घूमना, टीवी का चलना, वॉशिंग मशीन का चलना, मोटर का चलना, ये सब क्या होता है बच्चों वास्तविक शक्ति के कारण होता है। अर्थात वास्तविक शक्ति हम क्या करते हैं बच्चों, मीटर में रीड कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, अर्थात उसको काउंट कर सकते हैं। जबकि जो रिएक्टिव पावर होती है, जो प्रतिघाती पावर होती है, उसका यूज नहीं होता है, वो स्वतः ही अपने आप ही क्या करती है वो, कि हमारे तारों में उत्पन्न हो जाती है, हमारे सर्विस लाइन में उत्पन्न हो जाती है, हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उत्पन्न हो जाती है, हमारे घरों के उपकरण में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, वो एक्सएल और एक्ससी के कारण। अर्थात जब हमारे परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन जाते हैं तो उनके कारण क्या होता है बच्चों कि रिएक्टिव पावर अर्थात प्रतिघाती, जो प्रतिघात मतलब होता है कि जो
प्रतिघात का मतलब होता है बच्चे जो लॉस कराए, है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाए, इस प्रकार की पावर होती है प्रतिघात पावर, जो कि यूजफुल नहीं होती है, जिसको हम मीटर में रीड नहीं कर सकते हैं, जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते हैं, है ना, वो होती है हमारी प्रतिघाती। और जो ऑपरेंट पावर होती है बच्चों, वो जो है वो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति अर्थात प्रतिघात पावर का सम अर्थात परिणामी पावर होती है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑपरेंट पावर, जिसको हम लोग जो है तो केवीए से, है ना, केवीए जिसकी यूनिट होती है, केवीए जिसको हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अर्थात जो एक्टिव पावर होती है बच्चों, हम देख लेते हैं फिर से, जो एक्टिव पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, एक्टिव पावर की KW, है ना, क्या होती है KW। जो हमारे पास में क्या होती है बच्चों, रिएक्टिव पावर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं ना, इसको आप लोग को अलग से लिखना है। क्या, एक्टिव पावर का जो इकाई होती है वो KW होती है, जो रिएक्टिव पावर होती है बच्चों KVAR होती है, और जो हमारे पास में ऑपरेंट पावर होती है बच्चों, ऑपरेंट पावर होती है, उसकी जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, KVA होती है। ये तीनों यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों आप लोग के लिए। ओके, तो हमने ये तीनों जो है तो पावर को पढ़ लिया है बच्चों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर फैक्टर का महत्व क्या होता है, और पावर फैक्टर किन किन, है ना, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को अब आगे पढ़ाने वाला हूं। ओके, आई होप आप लोग को तीनों पावर समझ में आ गई होंगी बच्चों, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर, है ना, कहां कहां पे यूज होती हैं। यूज हमारी जो होती है मेनली एक्टिव पावर होती है, जिसको हम वाट मीटर में हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, नाप लेते हैं उसकी वैल्यू को। अब हम लोग देखते हैं बच्चों पावर फैक्टर का महत्व। पावर, ओके, पावर फैक्टर का महत्व, पावर फैक्टर का महत्व हमारे बिजली विभाग में हमारे उपकरणों के लिए जो है तो पावर फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पावर फैक्टर बहुत जरूरी है। जैसे हमारी जो मोटरें होती है ना बच्चों, यदि पावर फैक्टर आपका खराब होगा ना तो बिजली के बिल घर में ज्यादा आएगा, है ना, समझ गए ना। तो आप लोग क्या करना है कि अपने घरों में आपने क्या किया है, मान लो किसी के पास आटा चक्की है, तो आटा चक्की में अगर आप आटा चक्की की दुकान ओपन कर रहे हैं बच्चों, तो आपको बिजली विभाग वाले जो आएंगे, 3 फेज जो कनेक्शन आपको देंगे ना, वो सबसे पहले बोलेंगे कि आपके बिजली के मीटर का जो है वो पावर फैक्टर सही होना चाहिए। अर्थात आप क्या करो, आप कैपेसिटर लगा करके रखो। तो हम क्या करते हैं, फिर आपने आटा चक्की जहां पे खुली होगी वहां पे आपने देखा होगा कि एक मोटर बोर्ड रहता है, बोर्ड के पास में कनेक्शन रहते हैं, 3 फेज एनर्जी मीटर रहता है बच्चों, जिसमें R, Y, V तीनों फेज रहते हैं, एक न्यूट्रल रहता है, और साथ में वहां पे एक आध दो कंडेंसर, है ना, एक दो आपने क्या देखा होगा, कंडेंसर झूलते रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं। यदि पावर फैक्टर खराब होगा तो बेफालतू की बिजली जाएगी, बेफालतू की बिजली नष्ट होगी और उसका रीडिंग में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि आपने क्या किया, यदि आपने पावर फैक्टर को कम कर दिया, पावर फैक्टर को खराब कर दिया, आपकी मोटर जो काम कर रही है वो क्या कर रही है, लो पावर फैक्टर पर कार्य कर रही है, वहां पावर फैक्टर बहुत पुअर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, एनर्जी ज्यादा खराब होगी, तो बिजली के बिल जो है तो उतना ही आएगा, लगभग थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन बिजली आप ज्यादा खराब कर रहे होंगे। इस कंडीशन में एमपीवी बिजली विभाग वाले क्या करेंगे बच्चों, आप में प्लांटी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी मीटर तो लगाया है, आपने लोड भी लिया, बिजली बिल भी भर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पावर फैक्टर आपको कम से कम इतना मेंटेन करके चलना है। वो लोग क्या करते हैं, रीडिंग दे करके जाते हैं, वो लोग बता करके जाते हैं बच्चों कि कम से कम आपका जो पावर फैक्टर होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों, मैं बता दूं आप लोग को, ये यूनिटी 1 होता है ना, ये हमारा जो है 1 हो गया, तो कम से कम आपके पास में कितना होना चाहिए, आपका पावर फैक्टर जो है कम से कम बच्चों 0.9, 0.8 और 0.7, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम 0.7 से अगर पावर फैक्टर कम है बच्चों, तो फिर क्या होगा, आपके दुकान में प्लांटी लग सकती है। ये बिजली विभाग वाले तय करते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं पावर फैक्टर का महत्व क्या होता है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो बच्चों मैं सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूं जो मैंने अभी पढ़ाया है। हमने क्या पढ़ा है अभी, P बराबर VI, ओके, P बराबर VI cos फाई, P बराबर VI cos फाई। मैंने ये एक्टिव पावर का सूत्र मैंने बता दिया है आप लोग को। फिर मैंने बताया है कि फाई बराबर क्या बताया बच्चों,
क्या बताया है, वी आई साइन फाई या के वी आई साइन फाई आप कर सकते हो। ओके, ये दूसरा हमारे पास सूत्र हो गया, हमने ये दूसरा सूत्र पढ़ लिया है। तीसरा हमने क्या देखा है बच्चों, तीसरा हमने देखा है के वी ऑपरेंड बराबर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, के डब्ल्यू अपान कॉस फाई, ये हम लिख सकते हैं तीसरा। अब मैं बता दूं आप लोग को कि पावर फैक्टर कब कम होगा कब ज्यादा होगा बच्चों, तो पुअर कब होगा, जब इंडक्टिव कॉइल ज्यादा होगी, अर्थात पावर फैक्टर कब होगा कम बच्चों, जब कॉइलिंग का फॉर्म ज्यादा होगा। अर्थात आपके घर में यदि मोटर चल रही हो तो समझ लो कि पावर फैक्टर खराब हो रहा है ना। यदि आपके पास में इलेक्ट्रिक प्रेस चल रहा हो, इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, प्रेस करते हैं बच्चों, तो आपके घर में बिजली की बिल ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉइलिंग का फॉर्म होता है, उसमें कॉइल होती है ना। जैसे हम लोग हीटर में क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो आप लोग घरों में क्या होता है, जनरली बिजली का बिल ज्यादा आता है। गर्मियों के दिन में बिजली का बिल ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास में मोटर चल रही होती है। आपके घर में कूलर चल रहा है, कूलर के अंदर क्या है, पतली पतली तार से कॉइलिंग की गई, वाइंडिंग की गई, अर्थात वो क्या कर रहा है, पावर फैक्टर को कम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बिजली की बिल खपत बढ़ रही है। ओके, तो क्या कहता है बच्चों कि हमारे पास में जो पावर फैक्टर होगा, ओके, जो पावर फैक्टर होगा वो कम कब होगा, जब हमारे पास में इंडक्टेंस एल, इंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अर्थात जब कॉइल, हमारे पास कॉइल के उपकरण ज्यादा काम करेंगे, उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों, कम होगा। ओके, अब इसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या कहता है बच्चों, उपर्युक्त सूत्र, ये तीनों सूत्रों के आधार पर, उपर्युक्त सूत्र के अनुसार, पहला पॉइंट है उपरोक्त सूत्र के अनुसार है ना, इन सूत्रों के अनुसार पावर फैक्टर का मान घटने से लाइन करंट का मान, ओके, लाइन करंट का मान बढ़ता है। ओके, बढ़ता है। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार पावर फैक्टर का मान घटने से लाइन करंट का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। अर्थात पावर फैक्टर कम होगा तो करंट का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे निम्न समस्याएं होती हैं बच्चों, इससे क्या होता है, इससे, है ना, इससे निम्न समस्याएं होती हैं। किसके कारण, पावर फैक्टर के कारण कुछ समस्याएं होती हैं बच्चों, हम देख लेते हैं। निम्न समस्याएं, है ना, निम्न समस्या या समस्या, है ना, समस्याएं होती हैं। कौन कौन समस्या होती है बच्चों, हम लोग देखेंगे। पहली समस्या है लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। पहला, फर्स्ट, लाइन का मतलब होता है बच्चों जिसमें बिजली आ रही होती है, खंभे से जो तार लगी होती है ना, तार को हम लोग लाइन बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना। तो लाइन का क्या मतलब है कि लाइन जो होती है वो हमारे घरों तक जो सर्विस लाइन होती है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। ओके बच्चों, मैं ये चीजें आसानी से तो आप क्यों पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने BHL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में मैंने ट्रेनिंग किया है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप मैंने किया है, जिसमें मैं डिप्लोमा ट्रेनिंग के रूप में वहां पे गया था। 1 ईयर की ट्रेनिंग में मैंने देखा है बच्चों कि BHL प्लांट के अंदर जो ट्रांसमिशन हमारे पास जो क्या बनते हैं, जो वहां पे ट्रांसफार्मर बनते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन में लगते हैं, जो वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं, उनका क्या रोल होता है। जनरेटर में डिपार्टमेंट में था, SG, है ना। मैं आप लोग थोड़ा अपनी कहानी बता दूं, मैं BHL में ट्रेनिंग में था बच्चों, तो मैंने जनरेटर जो बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहां पे मैंने काम किया। मोटर के मैं टेस्टिंग में काम किया। जो ट्रैक्शन मोटर होती है बच्चों, जो रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे के इंजन में जो ट्रैक्शन मोटर लगी होती है बच्चों, वो हम लोग असेंबल करते थे, वो हमने बनाया, है ना, वहां पे हमने टेस्टिंग किया। फिर मैंने जो ट्रांसफार्मर होता है
है ना, ट्रांसफार्मर डिपार्टमेंट में गया, 2-3 महीने में वहां पर ट्रेनिंग दिया। तो कुल मिलाकर मेरी 1 साल की ट्रेनिंग में मैंने कई 3-4 डिपार्टमेंट में गया, जहां मोटर बनती है, जनरेटर बनता है, ट्रांसफार्मर बनता है, उनकी टेस्टिंग होती है ना, उनकी वाइंडिंग मैंने किया, मैंने फेस टू फेस, पैरेलल, सीरीज सब मैंने वाइंडिंग किया, उसको वैक्यूम प्रेशर में हम लोग भेजते थे, उसकी ओपन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना, हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज टेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। तो मुझे इनका क्या है, प्रैक्टिकली ज्ञान है ना, मुझे प्रैक्टिकली इनकी सारी चीजें आती है ना। फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं वो ज्यादातर बिजली विभाग में हैं, है ना, तो उनके साथ मैं रिलेट करता हूं, उनके साथ मैं रहता था, तो मुझे समझ में आ रहा है कि लाइन क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, फीडर क्या होता है ना। फिर हम लोग जो है तो बिजली को कैसे जो है तो फीडर के थ्रू हम जो है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी चीजें एकदम फिजिकली मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। और मेनली क्या है कि टीचिंग जो है तो मैंने किया है 4-5 साल से, तो मुझे इन सब चीजों का बहुत अनुभव है ना। तो मेरा अनुभव आप लोग के काम में आएगा बच्चों, और आप लोग मेहनत करेंगे, सिलेक्शन पक्का है, 100% की आपको सिलेक्शन होगा। आप लोग बस मेरे हिसाब से मेरी चीजों को आपको पढ़ना है, नोट्स में उसको लिखते जाना है और उसको समझते जाना है बच्चों। जहां पे डाउट हो, है ना, आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे एक ईमेल आईडी दी हुई है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर में कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। साथ में यदि आपको लेक्चर में कोई डाउट है, यदि आपको मैसेज व्हाट्सअप नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, तो आप इसी में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, लिंक दे देते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं वीडियो के जस्ट नीचे। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है किसके कारण बच्चों, जब पावर फैक्टर कम होता है, ओके, ज्यादा होता है, इससे उसका वोल्टेज रेगुलेशन, इससे उसका वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाता है, खराब होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है ना, वो ट्रांसमिशन लाइन में क्या करता है, लॉस कराता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, यहां से मान लो हमने यहां तक बिजली को भेजा, मान लो हमने यहां पे एग्जांपल के लिए 240 वोल्ट हमने भेजा, तो यहां पे हमें कितने मिलेंगे बच्चों, 200, है ना, 20 वोल्ट मिलती है, मान लो एग्जांपल के लिए 220 वोल्ट मिलती है। तो इन दोनों के बीच में जो खर्च हुई है पावर, क्या हुई है, जो खर्च हुई है, ओके बच्चों। तो जो हमारे पास में मान लो कि एक टर्मिनल से हमने कितना भेजा, 240 वोल्ट हमने भेजा, दूसरा टर्मिनल बच्चों हमें कितनी मिली, 220 वोल्ट ही मिली। तो उस बीच में जो ऊर्जा खर्च होती है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो होती है किसके कारण होती है बच्चों, रिएक्टिव पावर के कारण होती है। किसके कारण, रिएक्टिव पावर कारण क्या होती है बच्चों, खर्च हो जाती है ना। उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को इंप्रूव करने के लिए, हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में क्या लगाते हैं बच्चों, सिंक्रोनस मोटर, है ना। हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं, है ना, जो क्या करती है बच्चों, पावर फैक्टर को इंप्रूव करती है, ओके। तो जो हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर होती है बच्चों, वो क्या करती है, जनरली पावर फैक्टर को सुधारने का काम करती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंत में हम उसको लगाते हैं, ओके। गले में प्रॉब्लम आ रही थी बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। चलो हम नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है, लाइन में तार की मोटाई बढ़ाना पड़ता है। अर्थात क्या होता है बच्चों कि जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, एक खर्च ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, तार को मोटी करते हैं, तार को मोटा करना पड़ता है, उसका अलग खर्च होता है, इससे उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, इससे उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, खराब हो जाता है, उसको इंप्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इससे क्या होता है बच्चों, लाइन में, इससे क्या होता है बच्चों, लाइन में तार की मोटाई बढ़ाना पड़ता है। लाइन में तार की मोटाई क्या करती है बच्चों, बढ़ानी पड़ती है, बढ़ाना पड़ता है। इससे है ना, इससे उसकी
कीमत बढ़ जाती है। ओके बच्चों, तो इससे क्या होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये पावर फैक्टर खराब होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा बच्चों क्या कहता है कि लाइन में पावर लॉस, लाइन का मतलब ट्रांसमिशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पावर लॉस बढ़ता है, पावर लॉस बढ़ता है। इससे लाइन की दक्षता कम होती है, ये कम हो जाती है। ओके, कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रहा बच्चों हमारा पावर फैक्टर का महत्व। पावर फैक्टर क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो क्या कहता है कि भैया पावर फैक्टर का अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो क्या करेगा वो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप कराएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा खराब हो जाएगा, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, जो लाइन की तार है उसको हमें मोटा करना पड़ेगा, तो उसका खर्च भी बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की जो क्षमता होती है, हम बोलेंगे दक्षता, इफिशियंसी जो होती है बच्चों क्या होती है, कम हो जाती है ना। काम करने की जो दक्षता होती है वो कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या कहता है कि पावर सिस्टम के उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर, ओके बच्चों, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर, को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में सीवी है ना, सर्किट ब्रेकर आदि की केवीए रेटिंग बढ़ानी पड़ती है। ओके बच्चों, तो ये कह रहा है कि पावर सिस्टम के उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर बिजली बनाता है ना, जो हमारे जो कहां पे लगा होता है बच्चों, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है ना, वहां पे जो हमारे अल्टरनेटर यूज होते हैं उसकी बात कर रहा था, अल्टरनेटर। सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर एमपीवी वाले यूज करते हैं है ना, हमारे घरों में आपने देखा होगा एमसीबी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो छोटा सा होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब छोटा सर्किट ब्रेकर। जो एमपीवी में यूज होता है बड़ा सर्किट ब्रेकर होता है। तो इन सभी की क्या करनी पड़ती है, हमें केवीए रेटिंग बढ़ानी पड़ती है। अगर हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर को सही नहीं रखेंगे तो। ओके बच्चों, ये पावर फैक्टर का महत्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा है ना, और आपको मजा भी आ रहा होगा बच्चों पढ़ने में। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, पावर फैक्टर को है ना किन के कारण पावर फैक्टर खराब होता है ये देख लेते हैं, और उनको सुधारने की कौन कौन सी विधियां हैं हम ये भी समझेंगे। ओके, तो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों कि पावर फैक्टर जो होता है वो किसके कारण खराब होता है, और उसको सुधारने के लिए कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जो कि पावर फैक्टर को सुधारती हैं, उसको भी हम लोग जो है तो आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं पावर फैक्टर निम्न कारणों से खराब होता है। वो कौन कौन से कारण हैं, पावर फैक्टर निम्न कारणों से खराब होता है। वो कौन कौन से निम्न कारण है बच्चों, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर के कारण। सबसे पहले ए पॉइंट देखेंगे, 3 फेज
या हम बोल सकते हैं बच्चों सिंगल फेज, दोनों सभी मोटरों की हम बात करेंगे, कोई भी मोटर हो, 3 फेज या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मोटर के कारण, कोई भी मोटर हो उनके कारण क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर खराब होता है, क्योंकि उसमें कॉइल बहुत होती है ना। बी है ऑटो ट्रांसफार्मर के कारण बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर। मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं, मशीन बहुत प्यारा पढ़ाऊं, बहुत मजा आएगा, मशीन में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसका डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, है ना, स्टेप अप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन, है ना, फेज के आधार पर, सिंगल फेज, 3 फेज, कूलिंग के आधार पर, है ना, और जो है तो पावर फैक्टर के आधार पर, फेज के आधार पर, ये बहुत सारे जितने भी 4-5 प्रकार होते सारे आधार पर मैं पढ़ाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है। जिसमें हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको भी पढ़ाऊंगा कि सिंगल वाइंडिंग के कारण कैसे काम करता है, एक वाइंडिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि पावर फैक्टर जो खराब होता है बच्चों किसके कारण होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के कारण भी खराब होता है। मशीन तो बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के कारण जो है तो हमारा पावर फैक्टर खराब होता है। ट्यूबलाइट की चोक के कारण, तीसरा पॉइंट सी क्या है बच्चों, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट के चोक के कारण आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखा होगा, एक बड़ी सी मरकरी होती है ना, मरकरी होती है लगभग जो है तो, है ना, इतनी, दोनों हाथ फैला दो आप, इतनी मरकरी बल्ब होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट के दोनों एंड में आप देखेंगे बच्चों, दोनों साइड आप देखेंगे तो क्या लगा होता है, चोक लगा होता है ना, और उसके ऊपर क्या होता है, एक जो है तो ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा होता है, स्टार्टर जिसे बोलते हैं, सॉरी स्टार्टर। तो दोनों तरफ चोक होता है, ऊपर स्टार्टर होता है, जैसे आप सप्लाई देते हो ना तो वो चालू हो जाती है, तो चोक होते हैं ना बच्चों, वो भी क्या करते हैं, पावर फैक्टर को खराब करते हैं, अर्थात ट्यूबलाइट के पावर, है ना, ट्यूबलाइट के चोक के कारण भी क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर खराब होता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों लास्ट में क्या कह रहा है, इंडक्शन, डी जो है इंडक्शन के कारण, इंडक्शन मैं बता रहा हूं क्या होता है, इंडक्शन फर्नेस, भट्ठी बच्चों, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिजली की भट्ठी बनाते हैं ना, फर्नेस मतलब हमारे पास में जो है तो इंडक्शन फर्नेस के कारण, है ना, इंडक्शन फर्नेस मतलब होता है भट्ठी के कारण, ओके। इंडक्शन फर्नेस के कारण क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर हमारा खराब होता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसकी 3 विधियां होती हैं, है ना, कौन कौन सी विधियां होती हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। तो जो 3 विधियां होती हैं बच्चों, अब हमने देख लिया कि पावर फैक्टर किन किन कारणों से खराब होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, क्या बच्चों, पावर फैक्टर सुधारने की विधियां, पावर फैक्टर सुधारने की विधियां, ओके बच्चों। तो कौन कौन सी विधि हैं हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बच्चों नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर संधारित्र, स्थिर संधारित्र, जो आपके मोटर में ऊपर लगा होता है, पंखा जो सीलिंग फैन होता है वहां पे एक कैपेसिटर लगा होता है, वो स्थिर होता है, फिक्स होता है, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, स्थिर संधारित्र, स्टैटिक कैपेसिटर। अर्थात हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पावर फैक्टर को कैपेसिटर लगा करके भी क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, ओके, सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा। और तीसरा हमारे पास में होता है बच्चों फेज एडवांसर, हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं फेज एडवांसर। इसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में, तुल्यकाली कंडेंसर,
कंडेंसर। ओके, तो बच्चों आज जो है लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है ना। मैं अब कल इसको पढ़ाऊंगा, कल कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पावर फैक्टर सुधारने की विधियां। ये तीनों विधियों को मैं डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आरएल सर्किट क्या होती है, आरएलसी सर्किट क्या होती है ना, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सर्किट। आरएलसी क्या होती है, आरएलसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आरएलसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। और कल मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों सबसे पहले पावर फैक्टर सुधारने की विधियां। ओके, तो हमने आज कहां तक पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा बच्चों पावर फैक्टर को, है ना, कैसे खराब करते हैं। पावर फैक्टर निम्न कारणों से खराब होता है। वो कारण कौन कौन से बच्चों, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कारण, ऑटो ट्रांसफार्मर के कारण, ट्यूबलाइट के चोक के कारण, और इंडक्शन फर्नेस मतलब इलेक्ट्रिक भट्टी, बिजली से गर्म होने वाली भट्टी जो कि लोहा को गला देती है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं बच्चों, जहां पे क्या बनता है, जहां पे रॉड बनती है ना, जो आपके छतों में डलती है, कॉलम में डलती है, बीम में डलती है, जो रॉड बनती है बच्चों कहां पे बनती है, लोहे को पहले गलाया जाता है, फर्नेस भट्टी, है ना। वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं बच्चों की भट्टी में आग लगाते हैं। आग का मतलब होता है लोहा में क्या करते हैं, करंट देते हैं, तो लोहा एकदम भट्टी क्या गर्म हो जाती है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि उस लोहे को पिघलाते हैं, तो फर्नेस भट्टी वगैरह हो गया। तो इनके कारण क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर क्या होता है, खराब होता है। हमने देख लिया पावर फैक्टर का महत्व क्या होता है। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजली को अननेसेसरी फालतू में खर्च करता है। वो किसके कारण होता है, इनके कारण खराब होता है पावर फैक्टर। हम सुधार कैसे सकते हैं, सबसे पहले स्टैटिक कैपेसिटर, स्थिर संधारित्र लगा करके, फिर हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर लगा करके, या फिर हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों, फेज एडवांसर लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारी बिजली ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे, खराब होने से बचे। ओके, तो आई होप आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, और बच्चों यदि पहली बार इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी प्रकार की नई क्लासेस पाने के लिए, आगे और भी क्लासेस होंगी, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन में जाकर के बच्चों बेल आइकन दबाना ना भूलना। एक घंटी बनी होगी वहां पे, उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाले फ्यूचर के जितने भी लेक्चर होंगे वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।